हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर आपका शुरू करते हैं जिसका नाम है कर्वेचर। जाहिर सी बात है, नाम सुनते ही कर्वेचर सबके दिमाग में आएगा कि यार कर्वेचर होता क्या है। देखिए, कर्वेचर जो होता है, कर्व की बेंडिंग को, कर्व के मुड़ने को कर्वेचर कहते हैं। जैसे एक कर्व है, ये मैं बनाया था, आप दोबारा बना लीजिए। जैसे ये बना दिया। अब दो जगह पे इस कर्व को देखिए, तो यहाँ पे कई पॉइंट है Q और एक यहाँ पे कह दीजिए P। आप क्या कहेंगे कि Q पे कर्व तेजी से मुड़ रहा है? कहिए नहीं, Q पे कर्व कम बेंड हो रहा है और P पॉइंट पे कर्व तेजी से बेंड हो रहा है। तुमने लिखा है क्लियरली, कर्व बेंड्स मोर एट P देन Q। Q पे ज्यादा, Q के मुकाबले में P पॉइंट पे कर्व जो है वो बहुत मुड़ रहा है। तो सो कर्व हैज ग्रेटर कर्वेचर एट P देन Q। तो P पॉइंट पे कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा है Q के मुकाबले। तो बस यही कर्वेचर है। अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने मेन फिगर बना दी है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये सब लिखे, आप चाहें तो वहां से लिख लें। वैसे एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लें और अगर चाहें तो कॉपी से लिख लीजिएगा। मान लीजिए ये कर्व है एक आपका, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है। इस कर्व पे दो पॉइंट लीजिए, कहना एक P ले लिया और एक मैंने Q पॉइंट ले लिया। P पॉइंट पे टेंजेंट बनाया है, कहना ये जो बारीक सा मैं लिख देता हूं, ये जो बारीक सा मैंने बनाया है ये टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स दोनों को एक साथ लिख दूंगा। ये भी टेंजेंट है और भाई ये भी टेंजेंट। तो एक ये जो इधर वाला है ये P पॉइंट पे टेंजेंट है और ये जो दूसरा वाला है वो Q पॉइंट पे टेंजेंट है। तो आपने दो टेंजेंट बनाए। एक टेंजेंट जो है एंगल बनाता है साई, और दूसरा जाहिर सी बात है ऊपर चला गया तो उस एंगल की वैल्यू बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? साई प्लस डेल साई। डेल एक छोटी सी चीज को बढ़ने के लिए डेल का वर्ड यूज कर लेते हैं। ये इसको मैंने रिंग बना दिया है। तो ये हो गया आपका साई और साई प्लस डेल साई। तो भाई दोनों टेंजेंट, जैसे एक मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री है और दूसरा हो गया 40, तो दोनों टेंजेंट्स में एंगल में फर्क कितना आ गया? कहिए 10 डिग्री का। तो ऐसे ही यहाँ पे कहिए ये अगर साई है ये वाला और ये वाला डेल साई, साई प्लस डेल साई है, तो साई इसमें से अगर मैं घटा दूं तो इन दोनों के जो बीच का एंगल ये बचेगा वो कितना है? कहिए वो डेल साई। तो आप ऐसे कहिए कि P से Q तक जाने में जो एंगल में फर्क आता है वो डेल साई आता है। अगर P पे एंगल होता 30 डिग्री का और साई Q पे एंगल होता 40 डिग्री का, तो P से Q तक जाने में जो एंगल में फर्क आता है वो 10 डिग्री का होता है। तो वही 10 डिग्री मैंने बता दी। अब बात रह गई इसके लेंथ की। फिलहाल पहले ये कह दीजिए हिंस डेल साई इज द टोटल कर्वेचर ऑफ द आर्क PQ। तो PQ आर्क कितना एंगल मोड़ रही है? कि ये 10 डिग्री मोड़ रही है। अगर 30 और 40 है, अभी साई और साई प्लस डेल साई है, तो डेल साई एंगल मोड़ रहा है। तो बस आप कह दीजिए कि अब एंगल जो है P से Q तक का जो कर्वेचर है वो डेल साई। इतनी बात आप ध्यान से सुन लें। अब आप थोड़ा सा आगे को बढ़िए, थोड़ा और सोचिए कहानी की क्या हो गई। अब आप ऐसे कहिए कि यहां से आर्क लेंथ मैंने नापी, A से P तक की लेंथ जो है वो मैंने ये लिख दिया, वो S है, और लेट A से Q तक की जो लेंथ है वो S प्लस डेल S है। तो असल में P से Q तक की लेंथ कितनी होगी? डेल S। तो P से Q तक जाने में जो आर्क लेंथ चली, P से Q तक में आर्क लेंथ है डेल S और एंगल कितना बढ़ा? डेल साई। ये तो आपने कहा। तो फिर से कहिए कि डेल S दूरी चलने में एंगल कितना मुड़ जाता है? कर्व डेल साई। तो एवरेज कर्व कितना मुड़ेगा? तो कहिए हम क्या करें, डेल साई को अगर मैं डेल S से डिवाइड कर दूं, जैसे एक यूनिट लेंथ चलने पर जितना एंगल बदलेगा वो आ जाएगा। आप ऐसे कहिए ना कि डेल S दूरी चलने पर एंगल बदलता है डेल साई, तो एक दूरी चलने पर एंगल कितना बदलेगा? डेल साई अपॉन डेल S। जैसे आप कहें 5 पेन की कीमत 16 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? कहिए 16/5। तो ऐसे डेल साई ओवर डेल S। तो यहाँ पे डेल साई ओवर डेल S जो कहलाता है, आपने लिखा द रेशियो डेल साई ओवर डेल S इज डिफाइंड एज एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क PQ। तो ये आर्क PQ की एवरेज कर्वेचर है, मतलब एक इकाई दूरी पर चलने पर कितना फर्क पड़ रहा है, एंगल कितना बदलता है? कहिए डेल साई ओवर डेल S। ये एक यूनिट दूरी चलने पर। तो डेल S दूरी चलने पर एंगल कितना बदल रहा है? कहिए डेल साई। नहीं, यहां से यहां तक, तब तक आपने कई सारी बातें पढ़ी। का ये वी हैव ए कर्व, ये ब्लैक वाला कर्व है, उस पे एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q। ये लिया आपने एक P और एक Q। P पे टेंजेंट, Q पे टेंजेंट, P का टेंजेंट साई एंगल बनाता है, Q का टेंजेंट साई प्लस डेल साई एंगल बनाता है। दोनों एंगल का फर्क डेल साई।
तो P से Q तक जाने में जो कर्व मुड़ता है वो डेल साई कर्व मुड़ता है, लेकिन P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डेल एस। तो डेल एस दूरी चलने पर कितना एंगल मुड़ता है, डेल साई। तो एक दूरी चलने पर कर्व कितना मुड़ेगा, डेल साई ओवर डेल एस। तो बस यही एवरेज कर्वेचर होता है कि प्रत्येक दूरी के साथ साथ कर्व कितने एंगल मुड़ रहा है, डेल साई ओवर डेल एस। अब आप कहो ये तो पी क्यू के लिए एवरेज कर्वेचर आया, तो एक पॉइंट के ऊपर कर्वेचर कैसे आएगा? तो क्या ये एक पॉइंट का मतलब हो गया, अगर मैं पी पॉइंट पे कहूं, ये तो आप कहिए डेल एस दूरी तक चलने पे इतना, एक पॉइंट पे कैसे आएगा? अब इसके लिए एक बेसिक सी बात बताऊं आपको, आपने पढ़ा होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या होता है, क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। असल में होता क्या है, कोई भी कर्व है, जैसे ये ऐसे चल रहा है, यहां पे एक्स है और साहब ये है एक्स, एक्स में थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, ये कितना आगे बढ़ गए, डेल एक्स, यहां तक आगे गए तो हम यहां थे, अब हम यहां थे, डेल एक्स आगे गए तो हम इस जगह पे आ गए, तो इधर भी तो हम कुछ वैल्यू बढ़े, तो ये कितनी वैल्यू बढ़े, डी वाई। कहिए डेल एक्स चेंज होने से डी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आता है, डी वाई। भाई थोड़ा आगे बढ़े, कर्व भी थोड़ा ऊपर चला गया तो कितना ऊपर गया, डी वाई। तो कर्व में तो यहाँ पे डी लगा दिया, वैसे लगाना चाहिए था डेल, ओरिजिनल वैल्यू होती है डेल, डेल इज ए स्मॉल डिस्टेंस। तो आप ऐसे कहिए कि कितना फर्क आया, देखिए ऐसे कहें कि डेल एक्स दूरी चलने पर फर्क आता है डेल वाई, तो एक दूरी चलने पर कितना फर्क आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है, ये फर्क तब आया जब मैं चला आगे को डेल एक्स दूरी, तो मेरी वाई की दूरी में फर्क आया डेल वाई। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है, ये सिर्फ डिफरेंस का रेशियो है। लेकिन आप कहिए एक पॉइंट पे कितना डिफरेंस हो रहा है, तो आप कहिए मैं लिमिट यहां पे लगा दूंगा, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। ये मैं आगे नहीं बढ़ा डेल एक्स, एक पॉइंट पे बताइए कितना फर्क होगा। तो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो करने पर ये जो वैल्यू है कहलाएगी डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है एक पॉइंट के ऊपर, इस जगह पे कितना वैल्यू में फर्क आ रही है, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स। तो फिलहाल वही बात आप यहाँ पे सोचिए कि डेल साई ओवर डेल एक्स में अगर मैं लिमिट लगा देता हूं क्यू टेंड्स टू पी, यहाँ पे क्या लगाया था, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो क्यू टेंड्स टू पी का मतलब क्या हो गया, क्यू पी पे पहुंच गया। अगर ये क्यू, ये जो फिगर में क्यू दिख रहा है, अगर ये पी पे पहुंच जाए तो डेल एस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहिए अगर क्यू टेंड्स टू पी तो डेल एस ऑटोमेटिकली जीरो। तो मैं नीचे लिख भी देता हूं, अगर क्यू टेंड्स टू पी का मतलब क्या होता है कि लिमिट डेल एस टेंड्स टू जीरो, डेल साई ओवर डेल एस, ये बन जाता है डी साई ओवर डी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, बेसिक डेफिनेशंस हैं ये, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बात हो रही है। तो इसलिए ये क्या बन गया, जैसे ये डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो पर ये डी वाई ओवर डी एक्स कहलाता है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन वाई एट द पॉइंट एक्स। ऐसे यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, डेल साई ओवर डेल एस, डेल एस टेंड्स टू जीरो पर ये कर्व का बेंडिंग पता चल गई आपको एक पॉइंट के ऊपर, डी साई ओवर डी एस। तो कर्वेचर जो है पी पॉइंट पे ये इस प्रकार डिफाइन होता है, डी साई ओवर डी एस। ये कर्वेचर की वैल्यू है। अभी आगे देखिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सपोज ये आपके पास कर्व है, इसके ऊपर दो पॉइंट हैं, पी है और क्यू है, एक पी पे टेंजेंट और एक क्यू पे टेंजेंट। तो भैया ये तो है टेंजेंट्स। अब इसमें दो बातें एक्स्ट्रा है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, मुझे टेंजेंट से ज्यादा लेना देना नहीं है सर। अब मैं इस पे दो नॉर्मल्स बनाऊंगा, अभिलंब, टेंजेंट स्पर्शी को कहते हैं। एक ये बनाया और एक ये बनाया, दो नॉर्मल बनाए मैंने पी और क्यू पे। दोनों नॉर्मल एक दूसरे को कहां काटते हैं, सपोज एन पे, दिखता है आपको। अब बस आपने कहा एन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू पे जो दो नॉर्मल है वो एक दूसरे को एन पॉइंट पे काटते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। सपोज एन टेंड्स टू सी, अब एन जो है वो पॉइंट चला जाता है सी पे जब क्यू टेंड्स टू पी आता है, बस ये याद रखना है। जब क्यू टेंड्स टू पी, क्यू जब पी पे मतलब डेल एस टेंड्स टू जीरो, इस पॉइंट पे बात हो रही है, दो पे नहीं होनी होती, वो तो डिफाइन करने का तरीका होता है। तो एन जो है वो कहां चला जाएगा, कहिए सी पे खिसक जाएगा ऊपर। तो बस एन टेंड्स टू सी, सी ही उस टाइम पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है पी पॉइंट के ऊपर। एंड डिस्टेंस सी पी और सी से पी तक की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है पी पॉइंट पे। एंड इसकी जो वैल्यू, इसको रो से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है रो बराबर डी एस अपॉन डी साई। ध्यान रखिएगा, वहां पे जो कर्वेचर आया था डी साई ओवर डी एस, उसकी उल्टा रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है।
इस फॉर्मूले को हम ड्राइव भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तब उसके बाद हम एक एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद करें, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका प्रूफ होता है, लिखना ज्यादा पड़ता है। मैं भी नहीं चाहता कि आप करें, क्योंकि यही सारी बातें आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादा मत दिमाग लगाइएगा, अपनी बुक से रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी है, उससे भी थोड़ा पढ़िएगा। उसमें जो मैंने बोला, मैंने यही तो नहीं लिखा है यहाँ पे कि लेट वी हैव अ कर्व having the 2 points P and Q, and we have the tangent at P and Q, and we draw the 2 normals and P and Q which intersect together at the point N। मैंने सीधे यहीं से लिख दिया कि N is the point of intersection दो नॉर्मल्स का, और जब Q tends to P होगा तो N tends to C। तो P पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालनी है तो Q को P पे लाना पड़ेगा। तो Q जैसे ही P पे इधर को खिसकेगा तो ये ऊपर जाके जितना भी ऊपर चला गया, कहना C तक चला गया, तो बस C ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और C से P तक जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आप सही से याद कर लें, और ये इंट्रिंसिक फार्मूला कहलाता है। अब असल में ये चैप्टर बहुत टेढ़ा होता है, इसको आप मतलब वही बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं, मतलब ये कि जिनके दिमाग चल गए हैं थोड़ा सा पढ़ाई पे, अब वो आगे को पढ़ेंगे। अब बात आ गई इंट्रिंसिक की, अगर लिखा हुआ है तो जरा सा सुन लीजिए। कहिए साहब, एक चीज होती है कार्टेशियन फार्मूला, कार्टेशियन कर्व कहिए फिलहाल अभी तो, एक पोलर, ये दो तो आपने 12th में पढ़ ही रखे हैं। कहिए जो x में और y में होते हैं वो कार्टेशियन, और जो r और थीटा में कर्व लिखे होते हैं वो पोलर, जो s में और साई में लिखे होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं। s और साई में उधर लिख गया मैं, हाँ उधर, तो खैर वो इंट्रिंसिक होते हैं। फिर से मैं बदल देता हूं, और इंट्रिंसिक जो s में और साई में होते हैं। अब आपको पता है s, जैसे यहां आपको पता है x क्या होता है, कहिए x और y एक्सिस के ऊपर ये x, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, तो इधर को जो डिस्टेंस होते हैं वो x, और इधर को जो डिस्टेंस होते हैं y। r थीटा क्या होता है, x और y एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं ये, इस पॉइंट तक की डायरेक्ट दूरी r, और ये जो एंगल बनाते हैं वो थीटा, ये आपके होते हैं। अब कोई भी एक कर्व है, अगर उसका डिस्टेंस जो नापा जा रहा है वो s में, और जो टेंजेंट एंगल बनाता है उसके ऊपर वो साई, जो कर्व s और साई में लिखे जाते हैं वो आपके इंट्रिंसिक होते हैं। और एक और रहता है पैडल, पैडल इक्वेशंस जो होती हैं वो r में और p में होती हैं। r तो आपको पता ही है कि जो ओरिजिन से उस p पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है। बात जब थोड़ी बढ़ गई है तो मैं बता ही दूं। मान लीजिए कि ये कर्व है मेरे पास, मैं इस पे टेंजेंट बना लूं ये। अब यहां से अगर मैं ओरिजिन तक लाइन खींच दूं P से ओरिजिन तक, तो ये दूरी तो R कहलाएगी, और ये जो टेंजेंट P पॉइंट पे आया है उस पर मैं नॉर्मल डाल दूं तो ये स्मॉल p, ये कैपिटल P तो पॉइंट दिखाएंगे स्मॉल p, ये ओरिजिन से टेंजेंट पे जो डिस्टेंस होता है वो P कहलाता है। तो R और P में जो कर्व होते हैं वो पैडल होते हैं। फिलहाल ज्यादा मत डरिए, पहली एक्सरसाइज इन दो की, इसमें जो रो का फार्मूला होगा हम इन दो हिसाब से सॉल्व करेंगे, एक कार्टेशियन से, और सॉरी पोलर नहीं, कार्टेशियन और इंट्रिंसिक, इन दो पे पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। आज मैं बहुत छोटा सा सवाल कराऊंगा आपको, जैसे अब आप पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। मैं बताता हूं आपको, नई बुक में जो है पेज नंबर D191 पे है, एक्सरसाइज 1 पहले का फर्स्ट पार्ट, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व के लिए s बराबर c tan psi। ऐसा कर्व आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, कर्व होते हैं x और y में, या आपने r और थीटा में देखे होंगे, लेकिन जो कर्व s और psi में गिवन होता है उसको इंट्रिंसिक कर्व कहते हैं। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कहना रो होती है, उसका फॉर्मूला ds अपॉन d psi होता है। तो s को psi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो चीज आई बस यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो बड़ा आसान सवाल है, हाँ ये आसान ही। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक मिनट, h इज इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई बाई 2। तो डरिए मत, कहना यार ये भी तो s और साई में लिखी हुई इक्वेशन है, आप समझ गए, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछ रहा है, आप ds अपॉन d साई निकाल दीजिए, ये 2 बाहर आ जाएगा, 16 साइन c साइन ये जो भी है साई अपॉन 6, फिर cos साइन का cos, फिर साई अपॉन 6 का 1 अपॉन 6, ये आप इसमें 2 ये 6 है ना, तो ये कैंसिल होके 8/3 रह गए। अब इस 8 के 2 को अलग कर दीजिए,
2 sin a cos a sin 2a बन जाएगा। तो ये जो भी आया रो बराबर इतना आया। तो ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हो रही। तीसरा क्वेश्चन है s बराबर 4a sin psi, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए psi के रेस्पेक्ट में, तो 4a cos psi आएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतने के बराबर हो गई। और फोर्थ पार्ट है s बराबर c log psi, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे psi के रेस्पेक्ट में, और तो log का 1 sec psi, आगे sec psi tan psi, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ c sec psi। तो बस यही रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगला फार्मूला हम अगले वीडियो में ड्राइव करेंगे। पहले आप ही छोटे मोटे से 4 सवाल कॉपी में लिख लें और उनकी डेफिनेशंस अपनी किताब से देख के, मैंने समझा तो दिया है, किताब से क्या देख के लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर। शुरू की जो 2 डेफिनेशंस हैं बस वो उतार लेंगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर और डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर। फिगर वही बुक के बना लें या जो मैंने बताए थे वही सारी बातें आप तैयार कर लें। ओके।